नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे घटना चक्र का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने झारखंड के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को यानी इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसे ऑपरेशन नवजीवन का नाम दिया गया है। ये एक ऐसा नया मोड़ है जो बरसों से चले आ रहे टकराव को एक नई और शांतिपूर्ण दिशा दे रहा है। तो आइए इसकी बारीकियों को समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 27। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर हो रहे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। सोचिए, एक ही वक्त पर रांची के पुलिस मुख्यालय में 27 सशस्त्र उग्रवादियों ने एक साथ हथियार डाल दिए। सुरक्षा और तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक साथ इतने बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण होना किसी भी सुरक्षा अभियान के लिए एक बहुत बहुत विशाल उपलब्धि मानी जाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले हम समझेंगे ऑपरेशन नवजीवन को, दूसरा इनकी मुख्य धारा में वापसी, तीसरा समर्पित उग्रवादियों की प्रोफाइल, चौथा मंकी फॉरेस्ट की घेराबंदी और आखिर में देखेंगे आगे की राह। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, ऑपरेशन नवजीवन। आखिर ये ऑपरेशन नवजीवन है क्या भला? देखिए, ये एक बहुत ही टारगेटेड सरकारी पहल है जिसे झारखंड सरेंडर पॉलिसी के साथ जोड़ा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लोग टकराव के रास्ते पर चल पड़े थे उन्हें एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विकल्प देना। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ एक छोटा मोटा अभियान नहीं है, बल्कि एक औपचारिक प्रक्रिया है जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में एक नॉर्मल लाइफ में वापस आने का रास्ता साफ करती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मुख्य धारा में वापसी। अगर हम इन 27 लोगों का ब्रेकअप देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इनमें से 25 लोग सीधे तौर पर सीपीआई माओइस्ट सदस्य हैं और बाकी 2 जेजेएमपी के कैडर्स हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीपीआई माओइस्ट संगठन को कितना भारी नुकसान पहुंचा है। ये सिर्फ किसी एक सदस्य का आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे ढांचे का, एक पूरे सिस्टम का टूटना है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ देखिए, हिंसा के प्रतीक 16 समर्पित हथियार रखे हैं और दूसरी तरफ नए जीवन की शुरुआत के लिए इनाम की राशि वाले चेक्स। सरेंडर पॉलिसी के तहत हथियार डालने वालों को नए जीवन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट में आने का बहुत बड़ा प्रतीक है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को एक संतुलित नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। झारखंड के डीजीपी तादाक्षा मिश्रा जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि आज स्वागत का दिन जरूर है, लेकिन साथ ही उन्होंने जवानों के बलिदान को भी नमन किया। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि शांति का स्वागत तो दिल खोलकर हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत और सुरक्षा बलों के संघर्ष को भी पूरी तरह से स्वीकार और सम्मानित किया जा रहा है। आइए अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, समर्पित उग्रवादी। अब इन आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिए, तभी आपको इनकी कानूनी और कूटनीतिक अहमियत समझ आएगी। सागेन अंगारिया, इन पर 5 लाख का इनाम था और 123 केसेस दर्ज थे। गड़ी मुंडा और नगेंद्र मुंडा दोनों पर 5-5 लाख का इनाम और लगभग 40 से 50 केसेस दर्ज थे। रांची, खुंटी, चाईबासा और सरायकेला जैसे इलाकों में इन पर लगातार केसेस चल रहे थे। तो इन हाई वैल्यू टारगेट्स का एक साथ सरेंडर करना सुरक्षा बलों के लिए जमीनी स्तर पर एक बहुत बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रेखा मुंडा, दर्शन और सुलेमान हासदा, इन तीनों पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम था। करण तियू पर 2 लाख और बसुमती जेराई पर 1 लाख का इनाम था। अगर हम इन सभी के खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ दें तो ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। इन सब का एक ही दिन में मुख्य धारा में वापस आना किसी व्यापक और सिस्टम लेवल बदलाव का इशारा करता है। इस सरेंडर का एक और अहम पहलू इसकी जनसंख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स हैं। समर्पित होने वालों में वंदना, सुनीता सरदार और अनीशा कोडा जैसी महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए, जब महिला कैडरेस भी इस शांति के रास्ते को चुनने लगें तो इसका सीधा अर्थ यही निकाला जा सकता है कि संगठन के रैंकों के भीतर एक संरचनात्मक टूट, एक डीप स्ट्रक्चरल फ्रैक्चर शुरू हो चुका है। चौथा पॉइंट और शायद इस एक्सप्लेनर का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा, मंकी फॉरेस्ट की घेराबंदी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर सारंडा के इस मंकी फॉरेस्ट में क्या चल रहा है। देखिए, ये जगह इस पूरे घटना चक्र का एपिसेंटर है। आइए देखते हैं वहां जमीन पर क्या हो रहा है। मंकी फॉरेस्ट की जमीनी हकीकत बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म जैसी लग सकती है, पर यह एकदम वास्तविक है। वहां सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी कर रखी है
और उनके टारगेट पर कौन है? संगठन के सबसे बड़े नेता, पॉलिटी ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा और सेंट्रल कमिटी सदस्य आसिम मंडल। इन दोनों ही नेताओं पर 1-1 करोड़ रुपए का भारी इनाम है। 1 करोड़! और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? अब वहां इनके बचाव के लिए लगभग 20 नक्सली ही बचे हैं। एक पूरी सेना अब सिमटकर सिर्फ इन 20 लोगों तक रह गई है। अब जरा इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। हमारी शुरुआती संख्या थी 27। जब इन बड़े नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले ये 27 कैडरे अचानक आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो उस किले में एक बहुत बड़ी सेंध लग जाती है। जो बची हुई छोटी सी 20 लोगों की टुकड़ी है, उनके सिरों पर मंडराता खतरा अब और भी गहरा हो गया है, क्योंकि उनका मुख्य सुरक्षा कवच अब पूरी तरह से टूट चुका है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आगे की राह। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। शीर्ष पुलिस अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मंकी फॉरेस्ट में फंसे हुए बाकी मिलिटेंट भी हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग चुन लें। ऑपरेशन नवजीवन से मिले इस मोमेंटम का अब पूरा फायदा उठाया जा रहा है, ताकि सशस्त्र टकराव की जगह बिना किसी गोली के शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का समाधान निकाला जा सके। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या ये 1 करोड़ के इनामी नेता भी अपनी बची हुई टुकड़ी के साथ आत्मसमर्पण करेंगे, या फिर मंकी फॉरेस्ट में एक आखिरी और निर्णायक टकराव देखने को मिलेगा? सबकी निगाहें अब बस इस आखिरी किले पर टिकी हैं। देखना ये है कि आगे क्या होता है।